बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी विल डिस्कस हिस्ट्री टेकिंग इन ऑफ्थल्मोलॉजी। आज हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू टेक ऑर्गेनाइज शॉर्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड स्टेप वाइज हिस्ट्री इन ऑफ्थल्मोलॉजी टू मेक सूटेबल डायग्नोसिस विच इज़ वाइटल फॉर यूज़फुल ट्रीटमेंट। तो जिस तरह हर डिपार्टमेंट की कुछ पार्टिकुलर चीज़ें होती हैं, इस तरह ऑफ्थल्मोलॉजी में स्पेसिफ़िक चीज़ें हैं हिस्ट्री टेकिंग में जिनका हमने ख्याल रखना होता है। तो हिस्ट्री टेकिंग में जो सबसे पहला जो स्टेप है वो है बायोडेटा। बायोडेटा में जो हम निमोनिक याद रखेंगे वो नस्लु NASLO। तो N से नेम, एज, S से सेक्स मीन जेंडर, L से लोकेशन मीन एड्रेस और O से ऑक्यूपेशन। तो कीप इन माइंड कि जितने भी हम क्वेश्चन करते हैं ड्यूरिंग हिस्ट्री टेकिंग, तो उस क्वेश्चन का कोई ना कोई मकसद होता है। उस किसी डायग्नोज को रूल इन या रूल आउट करने के लिए हम ये क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि अगर उसमें उस क्वेश्चन के मुताबिक जो हम आगे चल रहे होते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है नेम है, इससे आइडेंटिफिकेशन होती है मरीज़ की। उसके बाद जो एज है, एज में यह है कि कुछ डिजीज़ हैं उनकी प्रिविलेंस जो वो बच्चों में ज़्यादा होती है, कुछ कोई बड़ों में ज़्यादा होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो रेटिनोब्लास्टोमा है ये छोटे बच्चों में ज़्यादा होता है। इसी तरह जो जेंडर है, इस जेंडर में भी कुछ जो डिजीज़ हैं उनकी जो अकरेंस है या प्रिवलेंस है वो मेल में ज़्यादा होती है और कुछ कोई फीमेल में ज़्यादा होती है। जो इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं वो ज़्यादातर फीमेल्स में होते हैं। इसी तरह लोकेशन में इस पर आपको पता चलता है कि पेशेंट आप किस एरिया से है, गांव से है या शहर से है, या किस शहर से है किस गांव से है। तो उस गांव या शहर की जो ज़्यादा जो कॉमन डिजीज़ हैं बंदा पहले उनके बारे में उसकी हिस्ट्री लेता है। उसके बाद आ जाता है ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन। तो प्रोफेशन के लिहाज से भी हम ये सोच सकते हैं कि अगर एक ड्राइवर है तो उसको उसकी विजन अच्छी होनी चाहिए। इसी तरह टीचर है तो उसकी नियर विजन अच्छी होनी चाहिए। इसी तरह जो आपके कंप्यूटर या कंप्यूटर ऑपरेटर हैं या जो ऐसी जॉब कर रहे हैं जिनमें लैपटॉप या कंप्यूटर ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो उनमें ड्राई आई की डिज़ीज़ होने का ज़्यादा चांस होता है। इसी तरह जो हमारे फार्मर हैं, किसान हैं, वो ड्यूरिंग अगर उनको कोई ट्रॉमा वगैरह हो जाए तो उनको फंगल जो केराटाइटिस है या फंगल कॉर्नियल अल्सर होने का ख़तरा होता है। तो इसी तरह हमने ये जो जितनी भी चीज़ें हैं इसका कोई ना कोई मकसद होता है डायग्नोज बनाने के लिए। उसके बाद आ जाता है हमारा दूसरा जो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है, वह सबसे जो है इम्पॉर्टेंट, वो प्रेजेंटिंग कंप्लेन के मरीज़ किस कंप्लेन के साथ हमारे पास आया है। तो ऑफ्थल्मोलॉजी में मोस्टली जो कॉमन होती हैं चीज़ें वो डिक्रीज़ विजन, पेन और रेड आई। उसके अलावा ये भी हो सकता है लैक्रिमेशन, वाटरिंग हो सकती है, डिप्लोपिया हो सकता है। मतलब पेशेंट आके कहेगा मुझे दो नज़र आते हैं, तो या नाइट ब्लाइंडनेस, मरीज़ कहेगा कि रात को मुझे नज़र ज़्यादा कमज़ोर होती है। तो इस तरह जो मरीज़ आके सबसे पहले कहेगा या मरीज़ कहेगा कि मेरा सबसे जो ज़्यादा मसला है वो हमारी प्रेजेंटिंग कंप्लेन होगी। इसी तरह अगर वो एक से ज़्यादा बताता है तो आपने उसी ऑर्डर में लिखना है। जिस तरह वो कंप्लेन पहले बताएगा आपने पहले लिखनी है, जो वो बाद में बताएगा आपने बाद में लिखनी है, अगर वो एक से ज़्यादा प्रेजेंटिंग कंप्लेन बता रहा हो। अब उसके बाद स्टेप नंबर 3 जो है वो जो प्रेजेंटिंग इलनेस लेके आया है उसकी डिटेल हमने लेनी होती है। तो लेट्स सपोज कि अगर वो उसकी जो प्रेजेंटिंग कंप्लेन है वो डिक्रीज विजन है, तो हम उसके लिए हम एक निमोनिक है डू पारा वी, डी से ड्यूरेशन मतलब कब से है, ऑनसेट उसका जो एक्यूट है या वो क्रोनिक है। उसके बाद प्रोग्रेशन, एग्रीवेटिंग फैक्टर, वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस जो डिज़ीज़ लेके आया है, वो जो साइन एंड सिम्टम है उससे वो ज़्यादा हो रही है। और रिलीविंग फैक्टर्स, कौन से फैक्टर इस जो साइन सिम्टम को कम कर रहे हैं, उस प्रेजेंटिंग जो इलनेस है उसको कम कर रहे हैं। उसके बाद एसोसिएटेड इलनेस, और एट दी एंड जो वी से वेरिएबिलिटी, तो आई में जो कुछ जो आपकी साइन सिम्टम हैं वो रात को ज़्यादा होते हैं, कुछ जो डे टाइम में ज़्यादा वो अपने आप को जिनकी शो होते हैं वो, तो आपने वो आई के लिहाज से देखनी होती है कि वो जो बिहेवियर है उस डिज़ीज़ का वो नाइट और डे में कैसा है। तो इसमें आपने पूरी स्ट्रीम में सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो इस स्टेप पे आपने करना है, क्योंकि इसी से आपने डायग्नोज की करीब जाना होता है। उसके बाद आ गया स्टेप नंबर 4 में पास्ट ऑक्यूलर हिस्ट्री। पास्ट ऑक्यूलर हिस्ट्री मीन कि इस मरीज़ की आज से पहले की कोई आँखों के रिलेटेड कोई डिज़ीज़, आँखों के रिलेटेड कोई ट्रीटमेंट, इसमें सारी चीज़ें वो आ जाती हैं।
तो इसको हम याद रखने के लिए निमोनिक है हमारे पास GC लिस्ट। जी से ग्लासेस कि वो ग्लासेस यूज़ कर रहा है, कब से कर रहा है, ग्लासेस का नंबर कौन सा है और नंबर उसका चेंज हुआ है या वही है। उसके बाद आजकल जो बहुत कॉमन यूज़ हो रही है चीज़, कॉन्टैक्ट लेंस वेयर, कॉस्मेटिक यूज़ के लिए लोग यूज़ करते हैं। इसकी इंडिकेशन और भी हो सकती हैं लेकिन मोस्टली कॉस्मेटिक होती है। तो उसमें हमने देखना होता है कि इसमें यूज़ किया या नहीं किया, क्योंकि बाज़ का लोगों को उससे जो है वो इन्फेक्शन भी हो सकता है। लेज़र कि किसी किस्म की लेज़र थेरापी उस पेशेंट ने आज से पहले लिया या नहीं कराई। इंजेक्शंस, इंट्राविट्रल इंजेक्शन उस मरीज़ ने लगवाए हैं, अगर लगवाए हैं कौन से लगवाए हैं, कितने लगवाए हैं। सर्जरी आज से पहले इस मरीज़ की कोई आकुलर सर्जरी हुई है या नहीं हुई। मोस्टली जो हम करा रहे होते हैं कैटरेक्ट सर्जरी, तो अगर वो कहे कि कैटरेक्ट सर्जरी हुई है तो आपने पूछना कब हुई थी, कितना अर्सा हो गया है और उसके आउटकम्स क्या थे और आपने सर्जरी कहाँ से करवाई थी। ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास T से ट्रामा टू आई कि कभी आपकी आंखों में या ऑर्बिटल एरिया में कोई चोट तो नहीं लगी। अगर चोट लगी थी तो उसके बाद आपने कोई ऑपरेशन वगैरह कराया हो या उस पर कोई नज़र पे इसका असर पड़ा हो। इसके अलावा जो आपने जो फोकस करना है वो T से टॉपिकल ट्रीटमेंट भी आपने इसके साथ शामिल कर लेनी है कि कोई ड्रॉप्स वगैरह परमानेंट यूज़ कर रहा है। ख़ासकर जो ग्लाकोमा के मरीज पेशेंट जो हैं जिसको काला मोतिया कहते हैं उर्फ़ आम में, वो लोग जो हैं वो 1, 2 या 3 उनके ड्रॉप्स जो होते हैं वो परमानेंट चल रहे होते हैं। तो आपने ये भी पूछना कि कोई कतरे वगैरह मरीज़ यूज़ कर रहा है या नहीं कर रहा, अगर कर रहा तो कौन से ड्रॉप्स यूज़ कर रहा है और कब से कर रहा है और उनकी फ्रिक्वेंसी क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो पास्ट आकुलर हिस्ट्री है वो भी आपको काफ़ी हद तक यूज़फुल साबित होगी आपको जो डायग्नोज बनाने में। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, स्टेप नंबर 5, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। तो इसमें हमने पेशेंट की जो सिस्टमेटिक डिजीज़ की हिस्ट्री लेनी है। तो इसमें आपने फोकस करना है डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, डायबिटिक रेटिनोपैथीज़, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथीज़, ट्यूबरकुलोसिस, अस्थमा, इस्केमिक हार्ट डिजीज़ और इसके बाद आपने रीनल डिजीज़ या और जॉइंट्स पेन वगैरह की हिस्ट्री भी लेनी है। इसके बाद आ गया हमारे पास स्टेप नंबर 6 में हमने फैमिली आकुलर हिस्ट्री, और फैमिली आकुलर हिस्ट्री में सेम वही GC लिस्ट हमने सारा वही रिपीट करनी है सारी चीज़ें। और इसके अलावा हमने ये उससे पूछना है कि कोई ऐसी बीमारी आंखों के हवाले से जो आपकी फैमिली में मौजूद हो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो है मायोपिया है या रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है, तो ये बीमारी जो है डिज़ीज़ जो है वो फैमिली में चल रही होती है। या कोई आपका CA कोई कैंसर हो तो वो भी पूछ सकते हैं, ताकि वो हम ऐसी चीज़ें जो हैं वो उसको भी रूल आउट कर लें जो फैमिली में वो चल रही होती हैं ऑलरेडी। इसके अलावा सेम वाइज फैमिली मेडिकल हिस्ट्री कि आपने उस फैमिली में डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और ट्यूबरकुलोसिस, अस्थमा, ये सारी आपने हिस्ट्री लेनी है। उसके जो बहन भाई हैं और उसके जो मदर, फादर और ग्रैंडफादर और जो उसके जो ब्लड रिलेशन ऑफ फादर एंड मदर, उनकी भी हिस्ट्री लेनी है कि उनको कोई इस तरह का कोई मसला था या नहीं था। उसके बाद आ जाती है इस पेशेंट की पास सर्जिकल हिस्ट्री अदर देन आकुलर, कोई हिस्ट्री है उसकी एपेंडेक्टमी या कोई भी उसने कोई आज तक कोई सर्जरी करवाई है या नहीं करवाई। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है उसकी आप हमने उससे पूछना है कि किसी किस्म की वो मेडिकेशन यूज़ कर रहा है, और इसके अलावा मेडिकेशन किसी भी मेडिकेशन से जो उसको एलर्जी है, एलर्जिक टू एनी मेडिकेशन, ये भी हमने उससे पूछना है। उसके बाद हमने उसकी जो बर्थ हिस्ट्री लेनी है, ख़ासकर अगर हमारा पेशेंट बच्चा है या हम कोई कॉन्जेनिटल डिज़ीज़ उसको हम सोच रहे हैं उसके बारे में हम डायग्नोज बना रहे हैं, तो उसमें लाजमी हम बर्थ हिस्ट्री लेंगे कि उसकी नॉर्मल डिलीवरी है, C सेक्शन है, बच्चा प्री मैच्योर था या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी माँ को कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ। और उसके बाद ये नंबर 11 हिस्ट्री ऑफ एलर्जी, किसी किस्म की भी जो एनी एलर्जी जो है उसकी हिस्ट्री लेंगे। एनी इसकी ड्रग हिस्ट्री, ड्रग की कोई एलर्जी हुई हो या किसी भी और चीज़ से पेशेंट एलर्जी को, तो वो हमें पता होना चाहिए। उसके बाद पेशेंट का सोशियो इकोनॉमिक जो हिस्ट्री है ये बहुत ज़रूरी है, उसका जो प्रोफेशन है
और उसके लिहाज से हमें पता चल जाता है कि उसकी अफोर्डेबिलिटी कितनी है, और वो पे उसकी जो एजुकेशन के भी बारे में पता चल जाता है कि वो हमारी चीज़ को जो हम उसको बता रहे हैं वो समझ पा रहा है या नहीं पा रहा। कंप्लायंस ऑफ ट्रीटमेंट का पता चल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमें उसकी जो मोड ऑफ़ ट्रीटमेंट है वो उसकी जो डिसीजन लेने में हमें हेल्पफुल साबित होगी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपने फोकस करनी है उसके जब आप डिसाइड करेंगे ट्रीटमेंट। तो एट दी एंड जब आप सारी चीज़ें पूछ चुकेंगे तो आपने पेशेंट से को थैंक्स बोलना, से थैंक्स टू पेशेंट। उसके बाद आपने जो है इसको डायग्नोज बनाना है, और डायग्नोज जो होता है वो उसके बाद आपने जो उसकी ट्रीटमेंट का प्लान बनाना है। थैंक यू वेरी मच। अब मैं आपको इसमें एक पेज पे ये मैं आपको हिस्ट्री दिखा रहा हूँ, एक कंप्लीट जो मॉडल हिस्ट्री का। ये आप देख लें, आपने इसको फॉलो करना अपने अपने वार्ड्स में या ओपीडी में जिधर भी आप काम कर रहे हैं। तो इस वीडियो को आप देखें और इसके बारे में आप कमेंट्स करें, और इस हवाले से अगर आपके कोई क्वेश्चन है हिस्ट्री के वाले से तो आप नीचे कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस वीडियो को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और आपका जो क्वेश्चन होगा या आपके जो कमेंट्स होगा उसके लिए हम वेरी थैंकफुल